सोचिए, दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के नेता आपस में बात करते हैं और फिर एक नेता दूसरे का निजी संदेश मतलब एक प्राइवेट मैसेज पूरे दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर डाल देता है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये असल में हुआ है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की। और ये सिर्फ एक लीक हुए संदेश की कहानी नहीं है। इसके पीछे हैं फ्रांस की मशहूर वाइन पर 200% टैक्स लगाने की धमकी। और उस धमकी के पीछे है एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने का प्रस्ताव, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ पीस। हाँ, तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पूरे कूटनीतिक तूफान की एक एक परत खोलते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर था क्या, क्यों मैक्रोन ने इससे साफ इनकार कर दिया और कैसे इस एक इनकार ने दो पुराने दोस्तों को आमने सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ दो नेताओं का झगड़ा नहीं था, ये दुनिया को चलाने के दो बिल्कुल अलग मतलब एकदम विपरीत तरीकों की टक्कर थी। और इसकी शुरुआत हुई ट्रंप के एक कह सकते हैं एक बड़े आइडिया से। तो चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, शांति का बोर्ड। हाँ, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी असलियत थोड़ी अलग है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में इसे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक छोटे समूह के तौर पर बनाया गया था। अच्छा, तो ये बस एक छोटा सा ग्रुप था? शुरू में तो हाँ, लेकिन ट्रंप की नजर कहीं और थी। वो इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक स्थायी विकल्प के तौर पर देख रहे थे। संयुक्त राष्ट्र का विकल्प, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूएन की आलोचना तो कई लोग करते हैं, कहते हैं कि वो बहुत धीमी और नौकरशाही से भरी संस्था है। हाँ, ये दलील तो हमेशा दी जाती है। तो क्या एक छोटा और असरदार ग्रुप बेहतर काम नहीं कर सकता? शायद। और ट्रंप का भी यही मानना था कि यूएन अक्षम है और अमेरिका विरोधी भी। लेकिन उनका जो समाधान था वो बहुत ही अलग था। उन्होंने एक ऐसा इलीट क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा जहां स्थायी सदस्य बनने की सिर्फ एक शर्त थी। और वो शर्त क्या थी? $1 अरब देने की क्षमता। $1 अरब? ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो शांति के लिए एक एंट्री फीस जैसी हो गई। मतलब जिसके पास पैसा है वही दुनिया के फैसलों में अपनी बात रख पाएगा। बिल्कुल। ये तो कूटनीति से ज्यादा किसी अमीर लोगों के क्लब की मेंबरशिप लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही मैक्रोन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उनके इनकार के पीछे सिर्फ ट्रंप का विरोध नहीं था, बल्कि गहरे कूटनीतिक कारण थे। जैसे कि? सबसे पहला कारण तो ये था कि ये यूएन को सीधे सीधे कमजोर करता। अच्छा, मतलब ये अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई थी, क्योंकि फ्रांस तो यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है वीटो पावर के साथ। एक स्तर पर तो ये था, लेकिन ये वैश्विक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई भी थी। कम से कम फ्रांस के नजरिए से तो यही था। और इसी से जुड़ी थी उनकी दूसरी आपत्ति, इस बोर्ड की वैधता पर सवाल। इसका कोई कानूनी ढांचा नहीं था, कोई अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं थी। मतलब बस बना दिया? हाँ, इसे बस ट्रंप ने एक तरफा बना दिया था। और कूटनीति आम सहमति से चलती है, एक तरफा फरमान से नहीं। सही बात है, बिना किसी नियम कानून के बस एक ऐलान कर दिया कि आज से ये नया बोर्ड बनेगा। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह थी अमेरिकी प्रभुत्व का डर। ये साफ था कि इस बोर्ड में अमेरिका का ही दबदबा होगा। मतलब जो ट्रंप चाहेंगे वही होगा। हाँ, इससे फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियों की अपनी स्वायत्तता खत्म हो जाती। और सबसे बड़ी नैतिक चिंता ये थी कि यह व्यवस्था गरीब और विकासशील देशों को उन्हें पूरी तरह से बाहर कर देती। सीधी सी बात है, जिनके पास $1 अरब नहीं है, क्या वैश्विक मंच पर उनकी कोई आवाज नहीं होगी? यही सवाल मैक्रो ने उठाया। क्या करनी है तो उसके लिए G7 या डावोस जैसे मंच पहले से ही मौजूद है। हमें नए क्लब बनाने की जरूरत नहीं है। और जो भी बात हो वो संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर होनी चाहिए, उसे दरकिनार करके नहीं। तो मैक्रोन ने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब ट्रंप जैसे शख्स के लिए ना सुनना आसान तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस ना को कैसे लिया? उन्होंने इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया, बहुत ही ज्यादा। और उनका जवाब बहुत तेज और सीधा था। उन्होंने फ्रांस की अर्थव्यवस्था की दुखती रग पर हाथ रख दिया, वाइन और शैंपेन। अच्छा। ट्रंप ने धमकी दी कि वो फ्रांस से आने वाली वाइन पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। 200%? मतलब अमेरिका में जो वाइन की बोतल $1000 की मिलती है वो सीधे $3000 की हो जाएगी? हाँ, ये तो सीधा सीधा आर्थिक युद्ध छेड़ने जैसा है। बिल्कुल। और सिर्फ वाइन को ही निशाना बनाना कोई संयोग नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। कैसे? देखिए, अमेरिका फ्रांसीसी वाइन का सबसे बड़ा खरीदार है, तो आर्थिक चोट तो सीधी पड़ती।
लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी था। हाँ, वाइन तो फ्रांस की पहचान है। ये सिर्फ व्यापार पर हमला नहीं है, ये उनकी संस्कृति पर, उनके गौरव पर हमला है। आपने सही समझा, ये फ्रांस के स्वाभिमान पर हमला था। और इसका तीसरा पहलू राजनीतिक था। फ्रांस में वाइन उद्योग बहुत शक्तिशाली है। उस पर हमला करके ट्रंप मैक्रों पर घरेलू दबाव बनाना चाहते थे ताकि वो झुक जाएं। ये उनकी वही जानी पहचानी शैली थी, टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो एक तरफ ये आर्थिक धमकी चल रही थी, लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जो कूटनीति में लगभग हर नियम को तोड़ देता है। आप उस निजी संदेश को लीक करने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो एक ऐसा कदम था जिसने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने मैक्रों का भेजा हुआ एक निजी संदेश स्क्रीनशॉट लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। उस संदेश में ऐसा क्या था जो उसे सार्वजनिक करना पड़ा? क्या मैक्रो ने कोई धमकी दी थी या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि संदेश का लहजा तो काफी दोस्ताना था। मैक्रो कह रहे थे, मेरे दोस्त, सीरिया और ईरान पर हमारी राय एक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड के साथ क्या कर रहे हो। ग्रीनलैंड? हाँ, और साथ ही उन्होंने डावोस सम्मेलन के बाद पेरिस में एक डिनर मीटिंग का प्रस्ताव भी दिया था। डिनर मीटिंग? हाँ, जिसमें यूक्रेन, डेनमार्क और रूस के प्रतिनिधियों को भी बुलाने की बात थी ताकि मुद्दों को सुलझाया जा सके। एक मिनट, वो तो सुलह की कोशिश कर रहे थे और ट्रंप ने उस संदेश को ऐसे पेश किया जैसे मैक्रो गिड़गिड़ा रहे हो। शायद यही मकसद था, मैक्रो को कमजोर दिखाना। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। एक पल के लिए सोचें तो ये कितना अजीब है ना। पर एक दूसरे के निजी मैसेज लीक कर रहे हैं। ये किसी स्कूल के झगड़े जैसा लगता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसा नहीं। सही कहा। और इसका बाकी देशों पर क्या असर पड़ा होगा? अगर कोई नेता जानता है कि उसकी निजी बातचीत कभी भी सार्वजनिक हो सकती है, तो वो खुलकर बात कैसे करेगा? यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसने यूरोपीय नेताओं के बीच भरोसे को तोड़ दिया। ये संदेश गया कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक अविश्वसनीय, एक अप्रत्याशित सहयोगी है। अगर वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। मतलब इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव यानी भरोसे को ही हिला दिया। बिल्कुल। तो इस पर फ्रांस और बाकी यूरोप की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या मैक्रो ने इस सार्वजनिक अपमान का कोई जवाब दिया? मैक्रो ने जवाब दिया और बहुत सख्त लहजे में दिया। डावोस शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका हर शब्द एक सीधा हमला था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि वे क्रूरता पर कानून के शासन को चुनेंगे, धमकाने पर सम्मान को चुनेंगे और एक तरफा धमकियों पर बहुपक्षीय सहयोग को चुनेंगे। मतलब उन्होंने बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया। हाँ, साफ कर दिया कि फ्रांस किसी धमकी से झुकने वाला नहीं है। और उन्होंने ट्रंप की उस कोशिश का भी विरोध किया जिसे कुछ एक्सपर्ट्स स्ट्रेटेजिक वसलाइजेशन कहते हैं। वसलाइजेशन, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दूसरे देशों को अपना जूनियर पार्टनर या कहे तो अपनी जागीर बनाने की कोशिश। अच्छा। जहां उनकी अपनी कोई मर्जी न चले, वो बस आपके आदेश माने। और मैक्रोन ने साफ कहा कि फ्रांस एक सहयोगी है, किसी की जागीर नहीं। और बाकी यूरोपीय संघ का क्या रुख था? क्या उन्होंने फ्रांस को अकेला छोड़ दिया इस लड़ाई में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोपीय संघ पूरी मजबूती से फ्रांस के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्रांस पर हमला पूरे यूरोप पर हमला माना जाएगा। नहीं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सामानों पर 108 अरब डॉलर के टैरिफ लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी। ये एक साफ संकेत था कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो एक बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तो ये मामला सिर्फ दो नेताओं के अहंकार का टकराव नहीं था। अगर हम इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या बताता है? ये हमारे समय के 3 बहुत बड़े वैश्विक रुझानों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहला है व्यापार का शस्त्रीकरण। व्यापार का शस्त्रीकरण मतलब अब व्यापार सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं, बल्कि एक हथियार बन गया है। हाँ, अपनी बात मनवाने का एक जरिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। कूटनीति पीछे जा रही है और टैरिफ आगे आ रहे हैं। और इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यहीं से हमारा दूसरा बड़ा रुझान सामने आता है, बहुपक्षवाद का संकट। बहुपक्षवाद यानी वो विचार कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर फैसले लेने चाहिए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में होता है। सही कहा। और अब संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित संस्थाओं को सीधी चुनौती दी जा रही है। बोर्ड ऑफ पीस जैसी पहल इसी की एक मिसाल है कि पुराने सिस्टम को तोड़कर कुछ शक्तिशाली देशों का अपना नया क्लब बना लो। बिल्कुल, जहां बाकी दुनिया की कोई ना सुने। और तीसरा रुझान तो शायद ट्रंप के अपनी कार्यशैली से ही जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, तीसरा और सबसे अहम रुझान है ऐसी विदेश नीति जो देश के हितों से ज्यादा
नेता के अपने मिजाज और उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर चलती है। मतलब पारंपरिक रूप से विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, जो सरकारों के बदलने पर भी बनी रहती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नीतियां व्यक्तिगत अहंकार, निजी पसंद नापसंद और गुस्से से तय हो रही हैं। जब कोई नेता किसी बात को व्यक्तिगत रूप से ले लेता है तो वो देश के हित को भी दांव पर लगा देता है। बिल्कुल यही हो रहा है। तो एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव, वाइन पर टैरिफ की धमकी और एक लीक हुए निजी संदेश ने इन सब ने मिलकर दो पुराने सहयोगियों के बीच की दरार को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। ये सिर्फ दो नेताओं के बीच का मनमुटाव नहीं था, बल्कि एक बदलती हुई विश्व व्यवस्था का संकेत है, जहां कूटनीति, व्यापार और भरोसे के पारंपरिक नियम वो फिर से लिखे जा रहे हैं। इस पूरी कहानी में ग्रीनलैंड का जिक्र एक छोटी सी बात लग सकता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब राष्ट्रीय हितों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है, तो किसी देश की संप्रभुता का असल मतलब क्या रह जाता है।